हालिया इलेक्शन में पीटीआई को अवाम की जानिब से बड़ा रिस्पॉन्स मिला, बल्कि ये कहना बेजाना होगा कि तवक्को से भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि शायद पीटीआई 170 से 180 सीटें ले उड़ेगी। लेकिन अब जबकि पीटीआई ने तमाम सीटों के फॉर्म 45 आपस में मिलाकर कंपाइल किए हैं, तो मालूम हुआ है कि पीटीआई ने 200 के करीब सीटें निकालनी थी, लेकिन उसकी 110 सीटों के नताइज तब्दील करके नून लीग, पीपी और एमक्यूएम को दे दी गई। और अब यही पार्टीज और कुछ दूसरी छोटी पार्टीज पीटीआई के सिवा तमाम की तमाम आपस में मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। फकत एक पीटीआई गवर्नमेंट से बाहर होगी, बाकी तमाम की तमाम पार्टीज हुकूमत में होंगी। बहरहाल ये था मुख्तसर किस्सा जो हम पहले ही अपनी आंखों से देख और कानों से सुन चुके हैं। लेकिन यहाँ एक अहम पॉइंट ये है कि पीटीआई का वोटर सपोर्टर इस इलेक्शन के दाखिली ज़्यादा नताइज बल्कि रियासती जबरदस्ती, जबरदोस्त और उससे पहले पीटीआई के साथ रियासती जबर और नारवा सलूक की वजह से शॉकिंग में है, बल्कि कुछ हजरात ताकतवर रियासती इदारों की जानिब से पीटीआई के साथ दोहरा मयार रखने पर बड़े मायूस हैं और समझते हैं कि अब इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। बस हम और हमारा मुल्क यूं ही करप्शन की अथाह गहराइयों में करप्ट लोगों के इन्हिसार और रहम करम पर होंगे। लोग महसूस करने लगे हैं कि करप्शन फकत हमारे सियासतदानों में नहीं, बल्कि उनसे आगे भी करप्शन के बड़े बड़े दरिया और समंदर मौजूद हैं, जिन पर बात करने की इजाजत नहीं। उनके आगे शायद नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन कोई माना ना रखती हो। यही वजह हो सकती है कि हमारे मुल्क को दोबारा उन करप्शन के बेताज बादशाहों के हवाले कर दिया गया है। वैसे भी ताकतवर पहले ही बबांगे दहल पावर करा चुके हैं कि करप्शन उनके यहाँ कोई ऐब नहीं। अलबत्ता अवाम जरूर करप्शन से बेजार है और करप्शन को ऐब समझते हैं और इस करप्शन से मा करप्टों के छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि अवाम के ख्याल में करप्शन और इन करप्टों के होते हुए ना तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है और ना ही अवाम की जिंदगियों में कोई मस्बत तब्दीली आ सकती है। कि अब आइए मुस्तकबिल की मुमकिन पेशगोइयों की जानिब। तो हम समझते हैं कि इमरान खान को हटाकर रिवायती और मोरूसी सियासतदानों, जिनसे मुराद पीडीएम एंड कंपनी है, ने ताकत और पावर को अपने हाथ से खुद ब खुद जाने दिया है। कुछ यही महसूस होता है कि कप्तान के जाने के बाद इन सियासतदानों ने सियासत की पिच पर खुद से एक फैसला भी नहीं किया, बल्कि तमाम फैसलों के लिए दूसरी जानिब पर इन्हिसार किया। यहाँ तक के इलेक्शन के नताइज के मुतालिक भी उन्हें फकत आगाह किया गया था, बाकी किसको कितना शेयर मिलना था ये फैसला दूसरी जानिब से किया गया। उन्हीं के पास फकत उस फैसले पर आमना सदकना कहने के अलावा और कोई इख्तियार न था। और फिर जब इलेक्शन के नताइज जो खुद साख्ता, तब्दील शुदा और कैलकुलेटेड थे के नतीजे में वजीर आजम का इंतखाब भी इख्तियार में ना था। अगरचे नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के मुंतजिर थे, लेकिन उन्हें आखिरी घड़ियों में आगाह किया गया कि आप इस ओहदे का इंतजार करके अपना टाइम ज़ाया ना करें, बल्कि यहाँ तक नवाज शरीफ को एडवाइस किया गया कि आपकी दुख्तर मरियम नवाज के लिए हमने तख्त पंजाब का इंतखाब कर लिया है, अब आप सियासत से अलहदा हो जाएं। और एकदम नवाज शरीफ ने इताअत करते हुए ऊपर से आए हुए आर्डर पर मनोअन अमल किया और सियासत से अलहदगी का ऐलान भी कर दिया। अब बहुत मुमकिन है कि अनकरीब वो लंदन भी उड़ान भर लें। आप क्या समझते हैं कि ये उनका अपना और ज़ाती फैसला होगा? हमें तो कम से कम नहीं लगता कि वो उनका अपना और ज़ाती फैसला होगा, बल्कि वो आर्डर भी ऊपर से आएगा। ये ताबेदार बनकर बस उस अमल करेंगे। जाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ जिसे कई दिनों से खुद साख्ता एंटी एस्टेब्लिशमेंट और मज़ामत का निशान समझा जाता रहा, जब वो इतने ताबेदार और इताअत गुजार बन चुका है तो दूसरों के क्या कहने। शहबाज और मरियम तो दोनों मज़ामत नहीं बल्कि इताअत के निशान हैं। कौन कहता है कि शहबाज ताबेदार नहीं, या कौन कहता है कि मरियम नवाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं? जी हाँ, ये सब ताबेदार हैं। हाँ, जरदारी की बात कीजिए कि वो अभी तक सियासत में इन हैं, लेकिन नवाज शरीफ का सियासत से आउट होना समझो एक बड़ा खला है जिसे मरियम नवाज पुर नहीं कर सकती। और शहबाज की तो कोई बात ही नहीं, वो नवाज शरीफ की कुर्सी के लायक ही नहीं और न ही वो सियासत का कोई बड़ा नाम है। शहबाज शरीफ एक ब्यूरोक्रेट लगते हैं
हैं और ब्यूरोक्रेट की तरह सर झुकाकर काम करते हैं और ब्यूरोक्रेट की तरह हंसी खुशी चले जाते हैं। उसने कभी बड़ी सियासतदान होने का दावा ही नहीं किया। अलबत्ता नवाज शरीफ के वोट की वारिस मरियम नवाज हैं, शहबाज शरीफ नहीं। अब दोबारा चलते हैं जरदारी की जानिब। कहते हैं कि जरदारी के लिए सदर की कुर्सी तैयार कर दी गई है। जिस तरह का पैटर्न बन रहा है उससे यही महसूस होता है कि जरदारी को भी सदारती टेन्योर का कुछ हिस्सा एंजॉय करवा के सियासत से अलविदा कर दिया जाएगा। शायद वो भी हंसी खुशी ऐसा ही कर लेंगे क्योंकि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा रही है। उसके बाद नवाज और जरदारी की सियासी विरासत मरियम और बिलावल को इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ एक बड़ा नाम जिसे एंटी इमरान कहा जाता है वो फजल रहमान है, जिसे इस मर्तबा खुद एस्टेब्लिशमेंट ने आउट होने दिया। वो जरूर उस पर अपसेट होगा, अगर न हुआ तो बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि फजल रहमान की सियासत की असल पिच बलूचिस्तान नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, जिससे इस मर्तबा इमरान ने उसे अच्छी तरह से आउट कर दिया है। फजल रहमान को बलूचिस्तान में कुछ हिस्सा देकर एस्टेब्लिशमेंट ने बच्चों की तरह राजी तो कर लिया है, लेकिन ये सौदा उनके लिए फायदे का नहीं बल्कि घाटे का है। ये सब आर्जी है और अब उसे पख्तूनख्वा में इमरान खान पांव रखने नहीं देगा। तो गोया इस तरह आइंदा की यानी मुस्तकबिल करीब की सियासत में इमरान खान का मुकाबला फकत मरियम और बिलावल को अकेले करना पड़ेगा। यहाँ एक पॉइंट जिसे जहन में रखना तमाम जरूरी है वो ये है कि इमरान खान फैक्टर को सियासत से आउट करने की फुल कोशिश की गई जो कामयाब ना हो सकी। और ये भी बात जहन नशीन कर लें कि आइंदा इलेक्शन में जहाँ नवाज और जरदारी नहीं होंगे वहाँ अब से 100 गुना ताकतवर इमरान से अकेले बिलावल और मरियम को मुकाबला करना पड़ेगा। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें उस वक्त के सियासी रिजल्ट क्या होंगे। और अब आखिरी बात यह है कि इस इलेक्शन के नतीजे में यह हुकूमती डेरा ज्यादा देर नहीं चलने वाला, मैक्सिमम 20 माह या 2 साल बड़े हैं, उससे ज्यादा ये पार्टी नहीं चलेगी। फिर हमेशा आपकी इन चोरों, लुटेरों और मोरसदानों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी और यही इमरान वापस आएगा।